हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है, आपको बताया जा चुका है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसान है और इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो आपको मैंने बताया था वो आपको ये बताया गया था कि डेटा टाइप क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है और हम उसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं आज वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है और इसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ये क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लें कि डिक्लेरेशन क्या होता है और इनिशियलाइजेशन क्या होता है। डिक्लेरेशन मीन्स होता है किसी भी वेरिएबल को हमने डिसाइड कर लिया कि दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, ये वेरिएबल का नेम हो गया और इसका डेटा टाइप ये हो गया। सिर्फ इतना डिसाइड करना, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। और इनिशियलाइजेशन हम उसको कहते हैं जब हम उसमें वैल्यू पास कर देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हमने एक वेरिएबल लिया INT A और ये हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द डेटा टाइप, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सॉरी नेम ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल का नेम हो गया। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमीकोलन। इसका यूज क्या होता है सेमीकोलन का? सेमीकोलन जो होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फुल स्टॉप है। मींस जहां पे भी हमने इसको लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि वो पर्टिकुलर लाइन वहां पे एंड हो चुकी है। उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में काउंट होता है। बिल्कुल इंग्लिश में जैसे फुल स्टॉप होता है, बिल्कुल वैसे ही ये वर्क करता है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ओके, तो INT A हमने लिखा, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द डिक्लेरेशन। ओके, हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की बात अगर हम करें तो जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू पास की जाती है। a इक्वल टू हमने लिखा 10, a इक्वल टू 10 लिखा तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे ध्यान से देखिएगा, जब डिक्लेयर हम कर रहे थे तो INT A लिखा था हमने, तो इस a नाम के वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन हुआ था। किस टाइप का? इंटीजर टाइप की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते थे। लेकिन जब हम यहां पे आते हैं, इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं, तो a इक्वल टू हमने 10 कर दिया। अभी तक इसमें वैल्यू कोई पास नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक थी। लेकिन अब जब यहाँ पे वैल्यू पास कर दी गई तो ये यही 10 अब किस में आ गया, इस a के अंदर आ गया। दैट मींस जो मेमोरी एलोकेशन हुआ था हमारा, वो मेमोरी एलोकेशन में वैल्यू क्या हो गई, 10। और ये जो इक्वल टू आपको दिख रहा है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू का मतलब यही होता है कि राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वाले में कॉपी होता है। ओके, तो ये इक्वल टू क्या कर रहा है, 10 को असाइन कर रहा है a के अंदर। दैट मींस a की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। किसी भी वेरिएबल की अगर हम बात करें, किसी भी वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं, दैट मींस कि हम डिसाइड करते हैं कि वैल्यू उसका टाइप क्या है और उसका वेरिएबल का नेम क्या है, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। और जब हम उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू पास कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। अंडरस्टैंड? क्लियर? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं कि डेटा टाइप्स तो हमने देख ही लिया था। तो कौन कौन से डेटा टाइप के वेरिएबल्स को किस तरीके से हम इनिशियलाइज करते हैं वो हम आगे यहां पे देखते हैं। ओके, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल किस तरीके से होता है। हर तरह के वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन, जैसे INT का है, शॉर्ट का है, मैं एक एक करके सबका आपको बताता हूं। शॉर्ट a इक्वल टू, अब चूंकि इसमें आपको पता है कि 3 से 4 डिजिट तक की वैल्यू हम इसमें ले सकते हैं, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू हम इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि शॉर्ट जो है 2 बाइट स्पेस ही लेता है मेमोरी में। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें लगता है कि हमें अपने प्रोग्राम में जरूरत है किसी भी ऐसे वैल्यूज की जहां पे 4 डिजिट से ज्यादा की जरूरत है, तो वहां पे हमको INT लेना होगा। वहां पे हमारा काम इससे नहीं चलेगा, शॉर्ट लेने से हमारा काम नहीं हो पाएगा, वहां हमको INT लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? एंड देन आफ्टर हम बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग
लॉन्ग किस लिए होता है? क्योंकि जो INT है आपका, INT भी 4 बाइट का स्पेस मेमोरी में लेता है और ये 7 to 8 डिजिट मैक्सिमम ले सकता है। इससे जब बड़ी वैल्यू हमारे पास होगी, इससे ज्यादा डिजिट की जब वैल्यू होगी हमारे पास, तो हमको ये फेल हो जाएगा, हमें लॉन्ग में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो इस टाइप की वैल्यू आप देख रहे हैं जहां पे, जैसे अगर हमको मोबाइल नंबर ही अगर हमें स्टोर करना हो तो मोबाइल नंबर हम INT में स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज क्या है, INT का 8 डिजिट मैक्सिमम 9 डिजिट तक भी हो सकता है, लेकिन 10 डिजिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑन दैट टाइम वी हैव टू यूज लॉन्ग। देन आफ्टर हम बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट में कोई भी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं, कोई भी डेसिमल वैल्यू हम ले सकते हैं, डेसिमल स्मॉल या फिर डेसिमल नॉर्मल डेसिमल वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C या C++ या C# में इस तरीके से ही होता है, लेकिन जावा की अगर हम बात करें तो जावा में थोड़ा सा अलग है। बस यहाँ पे हमें F से इसको डिनोट करना पड़ता है, लास्ट में हमको यहाँ पे F लिखना होता है इनिशियलाइज करते टाइम, जिससे ये डिनोट होता है कि ये जो वैल्यू है ये फ्लोट वैल्यू है। ये सिर्फ और सिर्फ जावा में होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी इन सब में ऐसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, हमें F लिखने की जरूरत नहीं होती है। देन आफ्टर हम बात करते हैं डबल की। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डबल के केस में क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद इतनी बड़ी वैल्यू या फिर इससे भी बड़ी अगर हो सकती है तो वो भी ये डबल स्टोर कर सकता है, जबकि ये फ्लोट 2 to 3 डिजिट्स तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा ये फ्लोट स्टोर नहीं कर सकता डेसिमल के बाद। और जबकि यहाँ पे डबल डेसिमल के बाद बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और यहाँ पे डिनोट करने के लिए किसी भी डी की जरूरत नहीं होती है कहीं पे भी। अंडरस्टैंड? देन आफ्टर हम बात करते हैं अब कैर की। कैरेक्टर को हम कैर में लिखते हैं, जैसे इंटीजर को हम INT लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर को हम कैर लिखते हैं। कैर C इक्वल टू, कैरेक्टर का जो इनिशियलाइजेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सिंगल कोट्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, दैट कैन बी इन कैपिटल, दैट कैन बी इन स्मॉल लेटर आल्सो, लेकिन एक सिंगल कैरेक्टर ही होगा, दैट कैन नॉट बी मोर देन 1 कैरेक्टर। एक से अधिक कैरेक्टर हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते किसी भी हाल में। अंडरस्टैंड? सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर, वो भी सिंगल कोट्स के अंदर में होगा। ओके, देन आफ्टर हम बात करते हैं अब स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग S इक्वल टू, हमने लिख दिया हेलो। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स हम बोलते हैं इसको, और इसके अंदर जो भी हम लिख दिया है हमने वो एज ए स्ट्रिंग S में स्टोर हो गया है। स्ट्रिंग वैल्यू किस तरीके से स्टोर करता है, कुछ इस तरीके से, एरे की तरह से ये स्टोर करता है। ध्यान से देख लीजिए, 0 1 2 3 4 HELLO, इस तरीके से ये स्टोर होगी वैल्यू इसमें। अंडरस्टैंड? डबल कोट्स के अंदर होगा ये, इसके अंदर मोर देन 1 कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं, मोर देन 1 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, मोर देन 1 लाइंस भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। दैट इज द टोटली स्ट्रिंग। ओके, देन आफ्टर हम बात करते हैं बुलियन की। बुलियन में या तो हम ट्रू लेते हैं या तो हम फॉल्स लेते हैं, ऐसे डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड, दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। हर तरीके का वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हम लोगों ने देखे थे, जितने भी टाइप्स के डेटा टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, हर टाइप्स के डेटा टाइप्स का इनिशियलाइजेशन किस तरीके से होता है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, कुछ इनिशियलाइज करके मैं दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि विच वन इज द राइट एंड विच वन इज नॉट राइट। ओके, इसको करके जब आपको वो समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, तो आप शायद, अगर आपने सारे उसमें सही कर लिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ भी आपने पढ़ा, ये इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल किस तरीके से होता है, जिसका जिसका जैसा भी होता है वो आपको समझ में पूरी तरह से प्रॉपरली आ जाएगा। हम लोगों ने देखे थे हर टाइप्स के डेटा टाइप्स का इनिशियलाइजेशन किस तरीके से होता है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, कुछ
इनिशियलाइज करके मैं दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि विच वन इज द राइट एंड विच वन इज नॉट राइट। ओके, इसको करके जब आपको वो समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, तो आप शायद अगर आपने सारे उसमें सही कर लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ भी आपने पढ़ा, ये इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल किस तरीके से होता है, जिसका जिसका जैसा भी होता है वो आपको समझ में पूरी तरह से प्रॉपरली आ जाएगा। हाँ, तो हमने आपको बता दिया था कि जो है इनिशियलाइजेशन किस तरीके से होता है। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, फाइंड राइट एंड रॉन्ग, विच वन इज द राइट एंड विच वन इज द रॉन्ग, ये आपको इसमें से फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि जो भी अभी इनिशियलाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया है वो सारे इनिशियलाइजेशन आपको आते हैं या नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत हैं, बहुत सारे सही हैं। अगर आप इसका सबका आंसर सही निकाल लेते हैं दैट मीन्स कि आपको इनिशियलाइजेशन और इनिशियलाइजेशन में आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसको कंप्लीट आप कर लेंगे, कंप्लीट करके मुझे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी आप लोगों ने इनिशियलाइजेशन देख लिया, इनिशियलाइजेशन के बाद अब हम बात करते हैं कि मेनली प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं और प्रोग्रामिंग को हम लिखते कैसे, प्रोग्रामिंग कोड किस तरीके से हम लिखते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावा में किन किन चीजों की जरूरत होती है। जावा में देखिए हमारे पास क्लास भी होता है, बिना क्लास के कोई भी प्रोग्राम जावा में नहीं बनता है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक क्लास बहुत जरूरी है, दूसरा एक मेन फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन फंक्शन या फिर कोई भी एक फंक्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी ऑपरेशन जो हमको परफॉर्म करना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर, वो कहाँ पे परफॉर्म होगा, मेथड या फंक्शन के अंदर। उसी फंक्शन को हम मेथड भी कहते हैं, उसी मेथड को हम फंक्शन भी कहते हैं। ओके, और वो मेथड कहाँ पे अवेलेबल होगा, एक क्लास के अंदर अवेलेबल होगा। अंडरस्टैंड? तो हम देखते हैं हम किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते समय सबसे पहले हम सबसे स्टार्ट में लिखते हैं क्लास। इसके बाद क्लास ये डिनोट करता है कि हम क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम वो लिखते हैं जो क्लास का नेम हम रखना चाहते हैं। जिस भी नाम से हम क्लास रखना चाहते हैं वो क्लास का नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे या लिखेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लास का नेम जिस भी नाम से आप क्लास का नेम लेंगे उसी नेम से जावा की फाइल सेव की जाती है, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो दैट इज द कंपलसरी कि जो आपका क्लास का नेम हो वही नेम आपका किसका होगा, आपके प्रोग्राम का नेम भी वही होगा। उसी नेम से आप फाइल को सेव करेंगे। सपोज दैट आपने क्लास ABC रख लिया इसका नाम, अंडरस्टैंड, सिंपली हमने ऐसे नाम रख लिया। और ये क्या है, दिस इज द कर्ली ब्रेसेस, ओपन करने के लिए, क्लास को ओपन करने के लिए। ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्लास, मेथड, ये सब जब ओपन होते हैं तो ओपनिंग ब्रैकेट होता है, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट लगता है ओपन और क्लोज करने के लिए। ओपनिंग ब्रैकेट जब लग जाता है तो उसके बाद जो कुछ भी हमको लिखना होता है वो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। उसके अंदर हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन या मेथड होगा। तो इसके बाद हमने लिया void main, ये मेन फंक्शन हमने बना लिया, और इसके अंदर फिर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखना है, ये मेथड का है मतलब फंक्शन का भी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, और इसके अंदर स्टेटमेंट होगा। कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो सकता है, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन भी हो सकता है, system.out.println भी हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसी को ही हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ये इतना स्टेटमेंट हो गया। इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन में, जितना भी लाइन में इसमें लिखा होगा वो पूरा का पूरा क्या कहा जाएगा, स्टेटमेंट कहा जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लास का यहाँ पे आपने देखा कि क्लास का ओपनिंग ब्रैकेट है, ये दोनों ओपनिंग ब्रैकेट है। और ये जो दोनों दिख रहे हैं क्लोजिंग ब्रैकेट है। ब्रेसेस, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, ठीक है। तो ये ओपन और ये क्लोज, इसका ओपन यहाँ हुआ, इसका क्लोज यहाँ हुआ, इसका ओपन यहाँ हुआ, इसका क्लोज यहाँ हुआ। अंडरस्टैंड? इस तरीके से ये आपको दिख रहा है। ये क्या है, नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ क्लास, क्लास का नाम है ये। अंडरस्टैंड? और ये मेन क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द मेथड,
नेम ऑफ मेथड या फंक्शन भी हम इसी को कहते हैं, मेथड या फंक्शन। अंडरस्टैंड? किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए ये आपकी इतनी चीजें जरूरी हैं, ये कंपलसरी हैं। ये ना भी हो स्टेटमेंट, मतलब कहने का ये है कि स्टेटमेंट में रहेगा तभी तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मेन फंक्शन के अंदर ही हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट मींस हमको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कहां पे लिखा जाएगा, फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसी स्पेस में हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला पार्ट लिखेंगे। अंडरस्टैंड? अब इसको आप कह सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी लिखा जा रहा है दैट इज द बॉडी ऑफ दैट मेथड, मतलब उस मेथड की ये बॉडी भी है, ये भी आप कह सकते हैं। या फिर इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के इस ब्रेसेस, इन दोनों ब्रेसेस के अंदर जो लिखा हुआ है क्लास के अंदर, हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द बॉडी ऑफ द क्लास, ये क्लास की बॉडी भी हो सकती है, कहा जा सकता है उसको। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से पूरा आपने ब्लैंक प्रोग्राम देखा, इस तरीके से हम इसको बिल्कुल, ये ओवरव्यू मैंने अभी आपको दिया है, कैसे कैसे हम इसके अंदर अब एंट्री करेंगे वो हम देखते हैं। अंडरस्टैंड? तो अभी मैं यहाँ पे कुछ चीजें इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ये ब्लैंक हो जाएगा चारों तरफ से। मैं कुछ चीजों को इरेज करके हटा दे रहा हूँ बिल्कुल, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपरली दिखाई दे सके कि ये इसमें क्या क्या चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल ब्लैंक आपको अब दिख रहा है, यही आपका ओवरव्यू है बिल्कुल, ठीक है, ये आपको ओवरव्यू दिख रहा है। ये इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। इसके बाद अब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने आपको कह दिया कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना नाम प्रिंट करा देना है। अंडरस्टैंड? तो अपना नाम प्रिंट कराना है, तो ये इतना तो कंपलसरी है, इसके बिना तो आपका काम चल ही नहीं सकता। और आपको पता है कि जो भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है वो कहां लिखना होगा, क्लास के अंदर नहीं, मेथड के अंदर लिखना होगा। तो मेथड का ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस हमने बना रखा है, हम बस इसके अंदर लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नाम सपोज दैट सनराइज, ये हमने अपना नाम डाल दिया। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से हमने नाम लिख दिया। अब इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया, इसका भी मतलब समझ में आ गया, इसका भी मतलब समझ में आ गया, ये सब का भी मतलब समझ में आ गया। ये क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसका मतलब होता है सिस्टम के द्वारा जो आउटपुट आपको मिलेगा वही हम इसके अंदर लिखते हैं। मींस अगर हमको अपने आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना है तो वो हम किसके अंदर लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम उसको लिखेंगे, वो एज इट इज वहां पे प्रिंट कर देगा। अंडरस्टैंड? हमें कुछ भी प्रिंट कराना है अपनी आउटपुट स्क्रीन पे तो वी हैव टू यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसमें ये एलन क्या है, प्रिंट क्या है, वो हम आपको बताएंगे। ओके, देख ही लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट, आपने यहाँ पे एक और मैं लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर कितनी भी लाइनें हो सकती हैं, 2, 4, 50, 20, 100, 2000, जितनी भी लाइनें, जितना भी बड़ा प्रोग्राम उतना बड़ा उतनी ज्यादा लाइनें। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहां पे हमने लिखा हेलो। अंडरस्टैंड? डबल कोट्स के अंदर है ये। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले अब इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें, इस इतने सिर्फ हमने इतना लिखा है ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को जब हम रन कराते हैं तो व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट देखिएगा इसका, इस प्रोग्राम का। कंपाइलर सबसे पहले यहां आएगा, उसने क्लास को चेक किया, फिर नीचे आया, मेन के पास आया, मेन में इसने देखा, एंट्री करी तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कंपाइलर समझ चुका है कि अभी इसको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, जो भी इसके अंदर लिखा है उसको वो प्रिंट कर देगा, यही इसका काम है। ओके, तो ये क्या करेगा कंपाइलर, इसको प्रिंट करेगा सनराइज। मतलब अगर ये स्क्रीन है तो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पे सनराइज लिख के आ जाएगा, जो भी आपने यहाँ लिखा होगा वही सेम चीज है, लिख के आ जाएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ डबल कोट्स नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, डबल कोट्स हमने वहां जरूर लगाया, वो लिखने के लिए लगाया, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक, तो ये ऐसे सनराइज लिख के आ गया। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, प्रिंट एलन लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? प्रिंट एलन लिखा हुआ है, तो कर्सर जो होगा, प्रिंट करने के बाद कर्सर जो होगा, कर्सर उसके जस्ट बगल में आ जाता है। नॉर्मली जब भी
कुछ भी प्रिंट करता है हमारा कर्सर, तो प्रिंट करने के जस्ट उसके बगल में कर्सर रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, एलन लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एलन लगा हुआ है। एलन का मतलब होता है लाइन चेंज, लाइन चेंज, दूसरी लाइन पे चला गया, मतलब कि प्रिंट करने के तुरंत बाद कर्सर कहाँ होगा, नेक्स्ट लाइन पे आ चुका होगा। दिस इज द कर्सर। ओके, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है। अब इसके बाद क्या हुआ, कंपाइलर ने इसको तो कर लिया, इसको उसने प्रिंट कर लिया। इसके बाद कंपाइलर उसके नेक्स्ट लाइन पे आएगा। उसके नेक्स्ट लाइन पे जब आएगा तो उसने देखा कि system.out.print लिखा हुआ है इस बार, और हेलो प्रिंट कराया जा रहा है। तो जहां कर्सर होगा वहीं से प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। ऑब्वियस है, कर्सर यहां पे है और यहां से इसने हेलो प्रिंट कर दिया, हेलो लिख के आ गया, ये भी प्रिंट हो गया। इसके बाद कंपाइलर इसके नीचे आया, इस पर्टिकुलर मेथड से बाहर निकला, फिर उसने ये देखा ब्रेसेस, इससे भी ये वो बाहर निकल आया। इस तरीके से करके ये आपका आउटपुट मिल गया आपको। अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे देखिएगा, अभी भी आपका ये एलन और प्रिंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। मैं आपको अभी और थोड़ा सा क्लियर, हाँ, तो अब हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं इसके आउटपुट में। पहला आउटपुट आपने देख लिया था, जब ये लिखा गया था तो इस तरह से आउटपुट आ रहा था। ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़े से चेंजेस मैं यहाँ पे कर रहा हूं। मैं यहां से एलन हटा रहा हूं और ये एलन मैं यहां लगा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, बस इतने का ही मैंने चेंज किया है। यहां से एलन मैंने हटा दिया और यहाँ पे एलन लगाया है। अब इसका आउटपुट देखेंगे आप कि क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। system.out, सबसे पहले कंपाइलर ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा। सबसे पहले उसको ये मिलेगा, system.out.print मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, system.out.print मिलेगा। और सनराइज, सबसे पहले वो क्या प्रिंट करेगा, कर्सर तो यही कॉर्नर पे कहीं होगा, और ये प्रिंट करेगा सनराइज। सनराइज प्रिंट करने के बाद हमने आपको बताया था कि कर्सर हमारा जो होता है जब भी प्रिंटिंग करता है तो प्रिंट करने के तुरंत बाद उसके जस्ट बगल में वहीं पे रुक जाता है, उसके जस्ट बगल में होता है। ओके, तो अब इसके बाद कर्सर यहाँ पे होगा अवेलेबल, और ये कर्सर नीचे आ जाता अगर यहाँ पे एलन लगा होता तो, लेकिन चूंकि यहाँ एलन नहीं लगा है इसलिए यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा अवेलेबल। ओके, अब इसके बाद सनराइज के बाद दूसरे वाले स्टेटमेंट पे आएगा हमारा कंपाइलर, system.out.println। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एलन लगा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। एलन लगा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जब हेलो प्रिंट कर लेगा उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम प्रिंट एलन हेलो की बात करें तो यहाँ पे कर्सर तो यही है, तो जस्ट यहीं पे ही ये हेलो प्रिंट करेगा, मींस सनराइज हेलो। इन दोनों के बीच में कोई स्पेस भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी स्पेस हमने यहाँ पे नहीं दिया। अगर हमने स्पेस दिया होता तो ही यहाँ स्पेस आएगा, अगर स्पेस हमने नहीं दिया तो यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं आएगा। और यहाँ पे कर्सर हेलो के बाद यहाँ आना चाहिए था, लेकिन चूंकि एलन लगा हुआ है इसलिए कर्सर अब नीचे आ चुका होगा। तो फिलहाल अब इसके आगे कोई स्टेटमेंट ना होने की वजह से हमें इस कर्सर से कोई भी लेना देना नहीं है, ये कर्सर चाहे कहीं भी हो। तो फिलहाल अभी हमें जो समझने की जरूरत थी वो ये है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों ने प्रोग्राम देख लिया इसके पहले एक। अब हम बात करते हैं फिर से नेक्स्ट प्रोग्राम की। अभी इसमें भी आप देख रहे हैं कि मैंने वो सारी चीजें सेम लिख रखी हैं, कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं किए, बिल्कुल इसको ओवरव्यू दे करके मैंने ब्लैंक प्रोग्राम बना दिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि आपको अपना नाम प्रिंट कराना था। आप सिंपली क्या कर रहे थे, system.out.println में आपने अपना नाम टाइप करके लिख दिया था और वो प्रिंट कर दे रहा था। लेकिन राइट नाउ इस बार हम क्या करेंगे, इस बार आपको नाम ही प्रिंट कराना है और फादर नेम भी प्रिंट कराना है, मदर नेम भी प्रिंट कराना है। लेकिन इस बार आप वेरिएबल में एंटर करके उसके बाद वेरिएबल प्रिंट कराएंगे, ना कि डायरेक्टली नाम प्रिंट कराएंगे। दैट मीन्स कि जो भी आपका नेम है वो एक वेरिएबल में इंसर्ट कराएंगे और वेरिएबल में इनिशियलाइज करने के बाद फिर हम उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। हम देखते हैं वो हम कैसे करते हैं इसमें। तो यहां पे हम आते हैं, क्योंकि नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमें क्या करना होगा, यहां पे वेरिएबल का नेम लेना होगा। स्ट्रिंग नेम या एन नाम से भी ले सकते हैं, नेम पूरा भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, देयर इज नो एनी इश्यूज। नेम ऑफ द वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग एन, अब सपोज दैट आपका नाम है ओमकार, तो वो किसमें होगा, डबल कोट्स के अंदर होगा। अंडरस्टैंड। आपके पिताजी का नाम है, फादर नेम में एफएन ले लीजिए, मर्जी आपकी, आप कुछ भी ले सकते हैं। हम तो एफएन इसलिए ले रहे हैं कि ये जो नेम है
रिलेटेड विद दैट, फादर नेम रिलेटेड विद दैट हमने नेम रखा हुआ है वेरिएबल का नेम। तो फादर नेम में सपोज दैट आपके पिताजी का नाम है सुमित, ओके, ये आपके पिताजी का नाम है, ओके। देन आफ्टर हम बात करते हैं, आपकी मदर का नेम भी यहाँ पे डालना है, तो MN ले लीजिए, मदर नेम रिलेटेड विद दैट हमने ले लिया है। तो यहाँ पे मदर नेम भी सपोज दैट आपकी मदर का नेम है गीता, ठीक है। तो ये जो है 3 नेम हमने देख लिए। अब ये तीनों नेम हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, लेकिन अब अगर हम बात करें इतने की, तो क्या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट आने वाला है? अगर हम बात करें इसकी, तो इसका कोई भी आउटपुट, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम रन नहीं करेगा, इसमें कोई एरर है, इस पूरे प्रोग्राम में कहीं कोई भी एरर नहीं है। ये प्रोग्राम रन भी प्रॉपरली करेगा, मतलब कंपाइल भी करेगा, सब कुछ होगा, बट देयर विल नॉट बी एनी आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो है आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी चीज कब आती है? जब हम system.out.println के अंदर लिखते हैं। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर system.out.println नाम से कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इन तीनों चीजों को प्रिंट भी कराएं, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा? नाम लिखना होगा। दैट मीन्स system.out.println के थ्रू हमें प्रिंट कराना होगा। तो हमारे पास स्पेस कम है, हम स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अंडरस्टैंड? तो हमने यहाँ पे लिखेंगे क्या? system.out.println। अगर हम चाहते हैं कि हर बार अलग अलग लाइंस में आए, तो अब प्रिंट एलन करके पिछली वाले में आपने देखा था कि हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर नाम डायरेक्टली डाल देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको नाम डायरेक्टली डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप क्या लेंगे? वेरिएबल का नेम लेंगे। वेरिएबल का नेम, अगर आपको अपना नाम प्रिंट करना है तो वेरिएबल का नेम n है, तो हमने n को प्रिंट करा दिया। बिल्कुल ऐसे ही system.out.println, अगर आप चाहते हैं कि फिर नेक्स्ट लाइन में आए तो fn ले लिया, फादर नेम, फिर बिल्कुल ऐसे ही system.out.println, फिर mn, फिर मदर नेम हो गया। ये तीनों आपने प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद फिर अब आप इसको करेंगे क्लोज, इस मेथड को, एंड देन आफ्टर इस क्लास को। ये क्लास आपकी क्लोज हो गई। ये आपका प्रोग्राम बन गया नेक्स्ट, अंडरस्टैंड? अब इस प्रोग्राम के थ्रू अगर हम इस प्रोग्राम का आउटपुट चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये सबसे पहले कंपाइलर यहाँ आया, चेक किया, इसमें स्ट्रिंग n ओमकार लिखा हुआ है, फादर नेम में सुमित लिया हुआ है, mn में गीता लिया हुआ है। सिस्टम डॉट, चूंकि यहां तक आने तक कंपाइलर को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे वो प्रिंट कर सके। अब जब यहां आया है तो उसको मिला है system.out.println, दैट मींस उसको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? जो भी इसके अंदर होता है वही प्रिंट होता है। अगर हमने डबल कोट्स n लिख दिया होता तो वो n प्रिंट करता, सिर्फ n लिख के आ जाता आउटपुट में, ऐसे। अगर हमने डबल कोट्स n लिखा होता है यहाँ पे तो, लेकिन हमने n लिया है। अब वो क्या करेगा कंपाइलर? जब उसको n मिलेगा तो कंपाइलर इस पूरे प्रोग्राम में खोजेगा कि n नाम से क्या है, तो n नाम से उसको मिलेगा कि एक वेरिएबल का नेम है, उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को वो प्रिंट करेगा। दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा? ओमकार, ओके। एंड देन आफ्टर फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, इस पे fn लिखा है, fn में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा सुमित। लाइन भी चेंज करता हुआ जाएगा क्योंकि सब में हमने ln लगा रखा है। उसके बाद फिर mn आएगा, थर्ड नेम, mn में मदर नेम दिया हुआ है, तो mn में क्या स्टोर्ड है? गीता स्टोर्ड है, तो गीता यहाँ पे देगा। इसके बाद बस यही इतना इसका आउटपुट आना है। दिस आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम, अंडरस्टैंड? इज देयर एनी कंफ्यूजन? नहीं? चलिए इसको नोट कर लीजिए। एंड देन आफ्टर अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। सेम अभी मैं वही काम कर रहा हूं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। आपने देखा था कि मैंने इस पूरे प्रोग्राम को क्या कर दिया, फिर से, अभी मैंने पहले भी ब्लैंक किया था और अभी फिर से मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, बिल्कुल ओवरव्यू रह गया आपके सामने। अब फिर से मैं अभी क्या करने जा रहा हूं? हम एक करने जा रहे हैं एडिशन का प्रोग्राम। दो वैल्यूज होंगी, उन दो वेरिएबल्स होंगे, उनमें वैल्यूज होंगी, उन वेरिएबल्स पे हम एडिशन परफॉर्म करेंगे और एडिशन परफॉर्म करने के बाद हम उसका आउटपुट देखेंगे, अंडरस्टैंड? तो हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक वेरिएबल का नेम। हमें दो वेरिएबल चाहिए होगा जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमने एक वैल्यू ली a = 10, एक वेरिएबल लिया int b = 30 हमने ले लिया, दो वेरिएबल हमने लिया था। अब इसके बाद हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया c = a + b।
हमने इसका एडिशन कर दिया, ये एडिशन होकर के वैल्यू कहाँ चली जाएगी, सी के अंदर चली जाएगी। अब हमको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम यहाँ पे सी को प्रिंट करा देंगे। ध्यान दीजिएगा एक और चीज मैं यहाँ लिख रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर सी लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, कंपाइलर ऐसे ही आएगा, यहाँ पे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू a प्लस b, दैट मीन्स वैल्यू कन्वर्ट होकर के मतलब ऐड होकर के कहाँ चली गई, सी में स्टोर हो गई। c को हमने यहाँ प्रिंट कराया है, तो पहले वाले में हमने c को डायरेक्टली प्रिंट कराया, तो वैल्यू क्या आएगा 30 प्लस 10 मतलब 40 आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। देन आफ्टर वो नीचे फिर से आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा हुआ और फिर सी लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखा है, इसलिए यहाँ पे जो सी आएगा वो डायरेक्टली ऐसे सी लिख के आ जाएगा, नथिंग एल्स, इसमें सी की वैल्यू नहीं आएगी। अंडरस्टैंड, समझ आया आपको? शायद अभी समझ में आ चुका होगा कि प्रोग्राम हम करते कैसे हैं। हमने आपको बताया कि ये बिल्कुल, ये जो चीजें थी ये बिल्कुल कंपलसरी हैं, हमको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इसके अंदर हम लिख देते हैं, यही आपका मेन टास्क है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।